जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज से एक चीज हम स्टार्ट किए हैं। आप लोग को लुसेंट सीरीज में हम क्या करते हैं, मेरा तरीका समझिए। डे 1 2 3 करके हम क्या करते हैं कि बुक जो होता है लुसेंट का, उसमें हाईलाइटेड करके आपको पीडीएफ देते हैं, जिसमें हमको लगता है हैंड रिटेन, वो भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर वीडियो बना करके उस दोनों का समझा देते हैं। फिर जो है आपको ये डिजिटल पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड हम करते हैं डे सभी का। जो अगर डे 3 में वैदिक सभ्यता हुआ, हिस्ट्री का, भारतीय संविधान का, विदेशी स्रोत और कार्य ऊर्जा शक्ति, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तीनों मिक्सअप नोट्स होता है, एक ही में 8-9 पेज का ये नोट्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन डेली आपको देते हैं, जो कि टेस्ट लगाने के लिए देते हैं। तो हम सोचे हैं कि इस वीडियो को क्या करेंगे, इसको जो है डिस्कशन करके डेली 50 क्वेश्चन जो देते हैं टेस्ट लगाने के लिए, उसको भी डिस्कशन करके एक वीडियो 15-20 मिनट का डेली अपलोड कर दिया करे, जो कि आप लोग को हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को हेल्प हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पढ़ने का तरीका क्या है, बुक में जो आपको हम समझाते हैं सभी पॉइंट के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, सभी चीजों के बारे में हम वीडियो में समझाते हैं, ठीक है। उन सभी चीजों को देखने के बाद आप यहाँ पर आइए और एकदम से, ये क्या है, रिवीजन करने का तरीका है। अब हम इसको पढ़ाते चलते हैं, आप इसको बस देखते चलिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं डे 3 का हम स्टार्ट किए हैं, फिर आपको डे 1 का भी कर देंगे, 2 का भी कर देंगे, और डेली करते हुए पूरे प्ले लिस्ट बना देंगे और यूट्यूब पर सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ताकि दूसरा स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथियों, अगर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो परिचय के बारे में देखते हैं। वैदिक सभ्यता का नाम ऋग्वेद से पड़ा है। कालखंड की अगर बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब वैदिक सभ्यता क्या था कि दो भागों में बटा हुआ था। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आप देखे होंगे 2350 से लेकर 1700 के आसपास आया था, और ये आया है उसके बाद में, ठीक है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। हम आपको बताए थे वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता, जिसकी कालखंड की अगर बात करते हैं मेरे साथियों, तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। प्रारंभिक मतलब कि ऋग्वेद काल में हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। आपको मुख्य बातें इसमें याद रखना है। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है। सामाजिक व्यवस्था इसमें कैसी कैसी थी, मतलब समाज कैसे रहते थे, जैसे परिवार प्रमुख इकाई थे। पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब कि क्या था कि पिता के नाम पे ही पुत्र का नाम पड़ता था। स्त्रियों को यज्ञ और शिक्षा का अधिकार था, मतलब कि इसमें कह सकते हैं समाज बहुत ही बेहतरीन था। समाज में स्त्रियों का सम्मान था, इसलिए शिक्षा दिया जाता था, यज्ञ में बैठ सकती थी। जाति विभाजन जन्म के आधार पर नहीं था। जैसे राजा का बेटा इसमें राजा नहीं बनता था, किसमें, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में, ठीक है ना। क्या था कि इसमें जिसके पास मतलब शक्ति जो रहेगा, अगर मान लीजिए कोई किसान का बेटा है लेकिन उसके पास अगर युद्ध करने की शक्ति होती थी तो वो क्या बनते थे, योद्धा बनते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में, याद रखिएगा, ऋग्वेदिक काल में, प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में। अगर इसमें बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था का, तो जनपद, गोत्र और विश्व, मतलब जन मतलब क्या हो गया, जनता हो गया। फिर गोत्र होते थे, फिर विश्व होता था। राजा को राज सूर्य यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ से शक्ति मिलती थी। अब यश अश्वमेध यज्ञ क्या होता था हम आपको बताते हैं। जैसे आप अपना घोड़ा छोड़ दिए, आप अपना घोड़ा छोड़ दिए, उस घोड़ा को कोई नहीं पकड़ेगा, उस घोड़ा को जहां तक भी जाएगा कोई नहीं पकड़ेगा, जहां तक भी गया वो क्षेत्र आपका है, वो होता है अश्वमेध यज्ञ। जैसे रामायण में देखे होंगे, राम करवाए थे, लव कुश पकड़ लिया था। सभा और समिति, ये जनतांत्रिक आपको संस्थाएं थी, ठीक है। सभा और समिति के बारे में डीप में हम पढ़ाए हुए हैं, बुक में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आर्थिक व्यवस्था क्या थी वहां पे, रहन सहन। तो लोग क्या करते थे, मतलब कि गाय पालन करते थे, गो को धन मानते थे, गो को धन मानते। कृषि प्रारंभिक अवस्था, मतलब कि कृषि बाड़ी वहां पे की जाती थी, खेती बाड़ी की जाती थी। अगर व्यापार की बात करते थे, व्यापार क्या था, सीमित था, व्यापार बहुत दूर तक नहीं फैला हुआ था, लोग तब कनेक्टिविटी थोड़ा सा कटा हुआ था। धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं तो प्राकृतिक पूजा करते थे, जैसे इंद्र की मतलब बारिश के लिए अग्नि की करते थे, वरुण का करते थे, सोम क्या करते थे, ये सब जो थे, पेड़ का पूजा, ये सभी पूजा प्राकृतिक रूप से जुड़े थे व्यक्ति। मूर्ति पूजा नहीं करते थे लोग, जो है यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और यज्ञ और प्रधान धर्म था। हमको तो आप मानिए तो यही सब चीज बहुत बेहतरीन लगता है, जिस चीज को हम लोग देखते हैं उसका पूजा करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए देखिए कितना बेहतरीन से सभी पॉइंट में समझाया गया। उत्तर वैदिक काल को अब देखिए,
ऋग वैदिक काल में ये सब चीजें था 1500 से लेके 1000 तक में। लेकिन 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात अगर करते हैं, इसको बोलते हैं उत्तर ऋग वैदिक काल। इसमें समाज बदल गया, मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। अगर इसमें बात करते हैं तो बहुत ही, आप देखिएगा, महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। ठीक है, हम आपको समझाते हैं, समझिए पॉइंट को। मुख्य रूप से इसमें क्या क्या था, यजुर्वेद वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आयर्नक, मतलब बहुत सारा वेद यहाँ पे आ गया। समाज को तोड़ने के लिए देख सकते हैं बहुत तरह की यहाँ पे बातें आ गई। अगर बात करते हैं इसमें राजनीतिक परिपक्ष कैसा था, तो जन से जनपद, मतलब जनता, एक लोग होता है, लोगों से क्या होता है, समूह बनता है, तो ऐसे ही जनता होता है, जनता से जनपद बनता है, और महाजनपद। फिर बहुत सारे, देखिए, जन मतलब लोगों से मिल करके एक बना, जनपद बना, और जनपदों, बहुत सारा जनपद मिल करके महाजनपद। आप कह सकते हैं बहुत सारा ग्राम मिल करके जो पंचायत बनाता है, वैसे ही महाजनपद। आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद था टोटल। सबसे महत्वपूर्ण कौन था महाजनपद, तो मगध। ठीक है ना, मगध। राजा का प्रभाव बढ़ा, कर वसूली, अस्थायी सेना। राजा का प्रभाव बढ़ा मतलब क्या, राजा के बेटा राजा बनने लगा। इसमें सभा और समिति का महत्व घटा, मतलब कि लोग जो सभा समिति करते थे, लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होता था उसकी यहाँ पे व्यवस्था घटने लगी। समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था पे कठोर था, मतलब वर्ण व्यवस्था था, जाति जन्म पर आधारित था, मतलब क्या, आप जिस जाति के हैं वही काम आप कीजिएगा, आप कुम्हार है तो कुम्हार वाला काम कीजिएगा। नारी की स्थिति निम्न हो गई थी, बहुत ही स्थिति, मतलब नारी क्या कर सकती थी, पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती थी। उपनिषदों में ब्राह्मण और आत्मा की अवधारणा की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, कैसे वो लोग जीविका चलाते थे, तो कृषि उन्नत था, लोहे के उपयोग से वो लोग क्या करते थे, उत्पादन में बढ़ावा आया। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई बनेगा कि लोहे का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर ऋग्वेदिक काल में। क्या मेरे साथियों, उत्तर ऋग्वेदिक काल में 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुआ, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुआ। धर्म के बारे में बात करते हैं, ऋचाएं कितनी थी, तो ऋचाएं में मंत्र पढ़े जाते थे, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, बहुत सारे के मंत्र, जैसे कि ये हो गया, आपको मान लीजिए गायत्री मंत्र हुआ, बहुत सारे मंत्र यहाँ पे आ गया था। यज्ञ जटिल और पुरोहितों का प्रभाव बढ़ गया था, पुरोहितों का प्रभाव यहाँ बढ़ गया था, और यज्ञ भी था जो जटिल था, यज्ञ भी जो था जटिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आत्म ब्राह्मण। आत्म ब्राह्मण पूर्ण जनन मोक्ष की अवधारणा यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, मोक्ष की अवधारणा की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये बात की गई थी, तुम पूजा पाठ करवाओ, ये करो वो करो, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, ये होगा ये होगा। ठीक है, सब बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टॉप क्वेश्चन यहाँ पे कुछ कुछ इंक्लूड किया गया, आप देख सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या था, ऋग्वेद। प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सा देवता प्रमुख था, इंद्र। सप्त सिंधु प्रदेश किससे जुड़ा हुआ था, वैदिक काल से। सभा और समिति किसके काल की विशेषताएं थी, प्रारंभिक काल का। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था पर आधारित था, जन्म। एनटीपीसी में पूछा गया, ऋग्वेद में कितने सूक्त है, 1028। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में पेशा क्या था, पशुपालन और कृषि। वैदिक कार्यों का भाषा क्या था, संस्कृत। वैदिक काल में कौन सी धातु ज्ञात नहीं था, तो लोहा। लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल में लोहा नहीं था, लेकिन 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में ये हो गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन था, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता प्रमुख थी, प्रजापति। ऋग्वेद में वर्णित पुष्पुक्त क्या दर्शाता था, वन व्यवस्था को यह दर्शाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों का आगमन किस दिशा में हुआ था, पश्चिमी, उत्तर पश्चिम से हुआ था। इस वाला भाग से तो देखेंगे, यहाँ से आर्यों का आगमन होता भारत में। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल में राजा को कर लेने का अधिकार था, तो हाँ, लेकिन वहीं अगर बात कीजिएगा तो प्रारंभिक, अगर बात कीजिएगा प्रारंभिक समय में नहीं था, प्रारंभिक समय में क्या था, नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यज्ञों में मुख्य भूमिका किसकी थी, ब्राह्मणों की। ठीक है, एक मिनट साथियों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदी कौन सी थी, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। उपनिषदों में क्या बताया गया है, तो आत्म ब्राह्मण ज्ञान को बताया गया, आत्म ब्राह्मण ज्ञान को बताया गया। गाय को किस रूप में देखा जाता था, संपत्ति के रूप में। गाय की अगर हत्या कर दी जाती थी तो उस व्यक्ति का हत्या हो जाता था। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, गुरुकुल में। नास दिए सूक्त किस विषय में संबंधित है, आपको सृष्टि उत्पत्ति में। वैदिक कार्यों की मुख्य सभा कौन सी थी, तो सभा और समितियां। ठीक है,
उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108। नेक्स्ट, ब्राह्मण विष्णु महेश अवधारणा कब विकसित हुई? उत्तर वैदिक कालीन में। अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक है? राजा का सार्वभौम सत्ता के लिए। सार्वभौम सत्ता मतलब सबसे अधिक, जो मतलब विख्यात के लिए। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आपसे यहाँ पे हो जाएगा। 15-20 मिनट पर समय दीजिए हमें। नेक्स्ट, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी? हाँ, प्रारंभिक वैदिक काल में मिलती थी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में, लेकिन 1000 से 600 में नहीं मिलती थी उत्तर वैदिक काल में। वैदिक साहित्य में किस लिपि का प्रयोग हुआ? देवनागरी। पुरोहित वर्ग किस वर्ण से था? ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में कर किसे देना होता था? राजा को। ठीक है, राजा को। वेदों को किस नाम से जाना जाता था? श्रुति। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10। वैदिक काल को शिक्षा का माध्यम कौन कहा था? मौखिक। अच्छा, बीपीएससी में। अच्छा, 10 मंडल थे। एक बात बताइए, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि यहाँ पर कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? हम डीप में पढ़ाए हैं बुक में, आप जाकर के इसको आप बताइए। इसमें यज्ञों का उद्देश्य था देवताओं को प्रसन्न करना, मतलब कि अग्नि से कनेक्टिविटी करना, और देवता प्रसन्न होते थे। आज के दिन भी देखते होंगे हम लोग अगरबत्ती क्यों जलाते हैं नहाने के बाद? अगरबत्ती मतलब आग जलता है, आग से ये चीज कनेक्टिविटी होती है कि देवता प्रसन्न होंगे। वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता था इंद्र। गोत्र का तात्पर्य है वंश से। ऋग्वेद में वर्णित समाज प्रकार था जनजातीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैदिक काल की मुद्रा क्या थी? नहीं थी, विनिमय आधारित व्यवस्था थी। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। वैदिक काल की विवाह पद्धति थी सर्वजन्य, ठीक है, स्वयंवर। स्वयंवर नहीं होता था, जो चुना जाता था। सोमरस किस काल में प्रसिद्ध था? ऋग्वेदिक काल में, ठीक है ना। सोमरस जैसे कि दारू आज के समय में पिया जाता है, उस समय ही एक मदिरा था सोमरस, ठीक है। उत्तर वैदिक काल वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति थी निम्न। उत्तर वैदिक काल में धातु का प्रयोग हुआ, लोहा का प्रयोग हुआ था। प्रारंभिक वैदिक काल में राजा किससे चुना जाता था? जनता द्वारा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का बेटा राजा। सभा और समिति क्या थी? तो यह परमासदात्री संस्थाएं थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उपनिषद किस दर्शन से संबंधित है? अद्वैत। ब्राह्मणों का ग्रंथ था यज्ञों की विधि। वैदिक काल में वर्णों की संख्या थी 4, ठीक है, 4 थी, आप लोग को पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में वर्णित ऋषियों की संख्या थी 7। वैदिक काल में सर्वोच्च सत्ता था राजा। सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, तो भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत के बारे में हम लोग देखते हैं। विदेशी स्रोत के बारे में देखते हैं, भूमिका। अब देखिए, पॉलिटी आ गया, अब हिस्ट्री खत्म हुआ, पॉलिटी आया। भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि कंपोजिट संवैधानिक आधारों का समन्वय कहा गया है। संविधान सभा में दुनिया के कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। आप कह सकते हैं सभी देशों से लेकर कॉपी पेस्ट हम लोग ने नहीं किया है, बहुत सारे देशों से जो चीज हमें अच्छा लगा उसको हम लिए। अगर बात करते हैं मुख्य विदेशी स्रोत और भारतीय संविधान में उनका योगदान क्या क्या है, देश का नाम, भारतीय संविधान में अंगीकृत विशेषताएं हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या चीज लिए समझिए। ब्रिटेन हम लोग पे क्या किया था? अधिकार किया था। इसलिए संसदीय प्रणाली जो है, संसद का जो भी कार्य पहले ब्रिटेन चलाते थे, वैसे ही चीजों को ब्रिटेन से हम लोग ले लिए। विधि का शासन, हम लोग पे शासन कौन करता था? तो ब्रिटेन करता था। इसलिए शासन से याद रखिएगा, विधि के शासन, वो कानून बनाना। एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार मतलब क्या? एक ही सरकार पूरे कंट्रोल कर रहा था सबको, मतलब कि मान लीजिए महाराजा है या राजा है, सबको कंट्रोल कर रहा है, वही चीज ब्रिटेन से लिए। संसद की सर्वोच्चता, संसद या पार्लियामेंट किसके समय पुराना वाला बना? ब्रिटेन के समय में ही बना। इसलिए संसद, संविधान का लचीलापन, हमारा जो संविधान है नहीं तो ज्यादा कठोर है, नहीं ज्यादा लचीला है, ठीक है ना। मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी लिया गया ब्रिटेन से ही। अगर लोकसभा का अध्यक्ष का पद की बात करते हैं तो ये भी ब्रिटेन से। और अनुच्छेद 74-75 जो होता है, ठीक है, मंत्री परिषद वगैरह, जो प्रधानमंत्री वगैरह, ये भी लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से। अमेरिका से बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार है। देखिए, अमेरिका एक ऐसा दुनिया के सबसे बड़े आपको देश है जो हर एक व्यक्ति को क्या देते हैं? अधिकार देते हैं, लेकर कोई भी चीज के लिए अधिकार देते हैं, क्योंकि यूएन वहां पर है। तो अधिकार, आप अधिकार से याद रख सकते हैं, अमेरिका सबसे बड़े हैं इसलिए मौलिक अधिकार देते हैं। इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपको चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर वहीं पे बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है ना, न्यायिक पूर्वालोकन, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग का पद, राष्ट्रपति प्रणाली असंत, संविधान कठोरता और आपको स्वतंत्रता का घोषणा पद भावना।
आपको एक पॉइंट इसमें याद रखना है, महाभियोग आर्टिकल 61 के द्वारा लगाई जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ली गई? अमेरिका से। बार बार क्वेश्चन पूछेगा। न्यायिक पूर्वावलोकन, दुनिया में कहीं भी कोई कानून बन जाता है तो अगर उसको रिव्यू करना है तो कहाँ पे जाना पड़ता है? यूएन में जाना पड़ता है। यूएन संस्था कहाँ है? अमेरिका में। ऐसे आप याद रख सकते हैं, वहां पे जाकर के हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहाँ है? तो अमेरिका में है, तो वहां के बारे में आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं क्या क्या लिया गया। समवर्ती सूची, जैसे केंद्र और राज्य दोनों जो शक्ति बनाती है एक ही चीज पे, उसको क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। इंपोर्टेंट है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद की शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये भी दिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, संविधान में दो प्रकृति, ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा के बारे में देखते हैं। संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। संघात्मक क्या होता है आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश में क्या है कि एक तरह से केंद्र में कानून है। केंद्र में क्या है कि कानून है। और केंद्र में कानून की जहां तक बात करते हैं तो होता क्या है ना कि वहां पर संघात्मक व्यवस्था है, संघ का सरकार चलती है मेन रूप से। तो ये चीज कहां से ली गई? कनाडा से ली गई। कनाडा से ली गई। केंद्र को अधिक अधिकार, आप देखते होंगे जब भी देश में कोई अगर आपातकालीन कानून लागू होती है तो सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है, ठीक है। राज्यपाल को नियुक्ति केंद्र, नियुक्ति द्वारा, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब केंद्र के बारे में जितनी भी चीजें बोला जाए वो कनाडा से लिया गया है। दो नागरिकता नहीं, अपना एक नागरिकता होना चाहिए। अब देखिए भारत में दो नागरिकता नहीं है, एक नागरिकता। हम बोल सकते हैं हम लोग भारत के नागरिक है, ये नहीं बोलिएगा कि हम बिहार के नागरिक है, नहीं, भारत। क्योंकि यूनिटी, आपको सभी राज्य को मिलाकर के, यूटी को मिलाकर के एक केंद्र है हमारा, ठीक है, याद रखना है। लेकिन अमेरिका में क्या है? ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य है, सभी अलग अलग नागरिकता, वहां दोहरी नागरिकता है। आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, ठीक है। राष्ट्रपति का नाम, शक्तियां, ये सब चीज लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है, ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये तो आपको साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है ना, 368 के अनुसार, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, फ्रांस से लिया गया गणराज्य की भावना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है, ये फ्रांस क्रांति की नारा था तीनों। जापान से लिया गया विधियों को संहिताकरण, अनुच्छेद 336 से 39 तक में, ठीक है। यूएसएसआर से लिया गया, यूएसएसआर क्या था कि मान लीजिए कि पहले जो था ये, आपको पहले यूएसएसआर था, 1991 में ये टूट गया था, 15 देशों में टूट गया था, तो यही बन गया था, अब रूस बन गया, रूस। यूक्रेन वगैरह पहले इसी का हिस्सा था, याद रखिएगा। तो यहाँ से लिया गया समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, प्रस्तावना, मूल कर्तव्यों की भावना, 51 ए में है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा लागू जो हुआ था, अभी टोटल 11 है मूल कर्तव्य, जाकर पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं। जर्मनी से लिया गया था आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 से 60 तक, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 में, अनुसूचित जातियों का विशेष आपका प्रतिनिधि। तुर्की से क्या लिया गया? धर्मनिरपेक्षता का व्याख्या, ठीक है। अब टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पॉलिटी का भी, जो कि अन्य एग्जाम में पूछा गया। जैसे भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई? अमेरिका से ली गई। नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड से। देखिए कितना बेहतरीन है, पढ़ने में आपको लगेगा साथियों। न्यायिक पूर्वावलोकन अवधारणा आपको अमेरिका से। समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? कनाडा से। रूल ऑफ लॉ अवधारणा किस देश से ली गई? रूल कौन लगा सकता था? रूल हम लोग पे करता था ब्रिटेन। सभी कोई न कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 51 किससे प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। भारत के उपराष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। गणराज्य की भावना भारत में कहां से ली गई है? फ्रांस से। अनुच्छेद 356 की अवधारणा किससे ली गई है? ये जर्मनी से ली गई है। राष्ट्रपति प्रणाली किससे प्रभावित है? अमेरिका से। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी की अवधारणा, ये आपको ब्रिटेन से। ये किसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ठीक है, याद रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई है? तो केंद्र से ली गई है, केंद्र से। धर्मनिरपेक्षता का विचार किस देश से लिया गया? तुर्की से। साथियों थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी आपको लग रहा होगा तो माफी चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना फ्रांस से। संविधान का लचीलापन ब्रिटेन से।
आपातकालीन शक्तियां आपको जर्मनी से लिया गया। वहीं बात करें संविधान में संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 368, हम भारत के लोक प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका से, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, ठीक है। न्यायपालिका में स्वतंत्रता किससे ली गई? अमेरिका से। अध्यादेश प्रणाली किससे ली गई है? ये आपको आयरलैंड से। अच्छा, सामाजिक न्याय की भावना रूस से। कानूनों को संहिताकरण किसने किया था? जापान। संविधान सभा में विदेशी संविधान का अध्ययन हेतु बी.एन. राव ने किया था। बी.एन. राव सबसे पहले। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य का विचार किसने दिया? फ्रांस। मौलिक कर्तव्य समावेश का संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारत के संविधान का स्वरूप किस तरह का है? संघात्मक है, संघात्मक। संविधान में प्रेम्बल की प्रेरणा कहां से ली गई? अमेरिका से, मतलब कि प्रस्तावना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिद्धांत किससे लिया गया? अमेरिका से। संविधान की कठोरता और लचीलापन किससे संबंधित है? कनाडा और आपको ब्रिटेन। भारत में न्यायपालिका किस देश से ली गई है? अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आयरलैंड। संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? कनाडा से। नेक्स्ट, विधि शासन का विचार किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। संसद की सर्वोच्चता किस देश से प्रणाली से ली गई है? ब्रिटेन से। लोकसभा अध्यक्ष का पद किससे प्रेरित है आपका? तो आपको ये किससे हो जाएगा? ब्रिटेन से। संघ के लिए अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? कनाडा। ड्यू सिटीजनशिप किस देश से भारत में अपनाया गया था? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार लिया गया अमेरिका से, आपको अमेरिका से। भारत के संविधान में संविधान सर्वोच्च विचारधारा आपको अमेरिका से किया गया। आर्टिकल 368 प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका से। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो यह किस अनुच्छेद से? आर्टिकल 36 से 51 तक। प्रस्तावना अंतिम शब्द बंधुत्व किस देश से लिया गया? फ्रांस से। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि बहुत ही ज्ञाता थे संविधान के। मौलिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण आपको अनुच्छेद आर्टिकल 32। न्यायिक पूर्वालोकन किस अनुच्छेद में वर्णित? आर्टिकल 13। भारत में संविधान सभा में किसमें विदेशी अध्ययन है? आपको लगभग 60, मतलब विदेशी संविधान का अध्ययन किए गए लगभग 60 देशों से। मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या है 11, ठीक है, याद रखिएगा। 11वां बाद में जोड़ा गया था 2000 में, ठीक है ना। 2086वां संविधान संशोधन। आज थर्ड टॉपिक है हम लोग का फिजिक्स। कार्य हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तब उसे कार्य कहते हैं। कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू डी cos थीटा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जहां थीटा हो जाएगा बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा, मतलब थीटा। W बराबर कार्य, F बराबर बल, D बराबर विस्थापन। ऐसा मतलब जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापित, ठीक है। धनात्मक कार्य बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। ऋणात्मक कार्य बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है। अगर कार्य किया गया इस दिशा में, मान लीजिए कार्य किया गया इस दिशा में, तो इधर पॉजिटिव धनात्मक होगा। अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में किया गया तो ऋणात्मक होगा। शून्य कार्य बल विस्थापन ना हो या दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। शून्य जो होता है कार्य, तो कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। कार्य बिल्कुल नहीं हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। ऊर्जा देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऐसे मात्रक जूल होता है। ऊर्जा प्रकार होते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ईपी बराबर क्या होता है? आपको mgh होता है। m क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, द्रव्यमान। g हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, h हो जाएगा ऊंचाई। एक गतिज ऊर्जा होता है, इसका सूत्र याद रखिएगा, हाफ mv²। m द्रव्यमान भी आपका वेग हो जाता है यहाँ पर। और आपको यांत्रिक ऊर्जा में pe बराबर k, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है। रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, और आपको प्रकाश ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शक्ति के बारे में। देखते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र P बराबर W बटा T। ऐसा मात्रक आपका वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल या 1 पर सेकेंड होता है। किलो वाट जो होता है 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। एक शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। ऊर्जा संरक्षण नियम को हम लोग देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जाती है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये मान लीजिए सूर्य लाइट है, ऊपर से धूप ऐसे करके आ रही है, ठीक है, धूप आ रही है, ये जला, यहाँ पे बैटरी रखे हुए हैं, बैटरी चार्ज हुआ, यहाँ से हम लोग लाइट जलाए, क्या हुआ? बल्ब जला, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ऊर्जा देखिए यहाँ पे हस्तांतरित हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा हस्तांतरित हो रहा है। व्यावहारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। बिजली के बिल में प्रयुक्त ऊर्जा kWh में होता है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे
ऊर्ध्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, गतिज ऊर्जा का कार्य से संबंध है W बराबर है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, जिस ऊर्जा को आप फिर से बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सौर प्लेट से अगर ऊर्जा खत्म होगा फिर से वो कल धूप उगेगा फिर बन जाएगा। और अनवीकरणीय ऊर्जा आपको पूछ दिया जाएगा बहुत बार, अनवीकरणीय उसे बोलते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दूसरा नहीं होगा फिर से, जैसे पेट्रोल, कोयला सब अनवीकरणीय है। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे साथियों। ऊर्जा कैसा मात्रक आपका जूल हो, हर एक एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर, 776। ऊर्जा की परिभाषा कार्य शक्ति क्षमता। शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है उसकी गतिज ऊर्जा आपको घटती है। विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में। बल और विस्थापन गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण बनता है तो क्या होता है, कार्य होता है शून्य हुआ रहता है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की, नवीकरणीय। कार्य का मात्रक आपका जूल है। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। किसमें ऊर्जा नहीं होती है, तो आपको ठंडा पानी में। कौन सी शक्ति इकाई नहीं है, तो आपको जूल। कार्य कब नहीं होता है, बल नहीं लगे या विस्थापन ना हो। कार्य का एकक आयाम क्या है, तो जूल। कौन सी ऊर्जा गतिशील वस्तु में होती है, तो गतिज। नेक्स्ट, ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। ऊंचाई पर रखी वस्तु किस प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज। जल विद्युत ऊर्जा स्रोत है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण नियम किससे संबंधित है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा किसका उदाहरण है, प्रकाश ऊर्जा किसका उदाहरण है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा नवीकरणीय का, विकिरण ऊर्जा, ठीक है। अगर नवीकरणीय अनवीकरणीय वाला क्वेश्चन पूछा रहेगा तो नवीकरणीय याद रखिएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। घर्षण लगेगा, आप बाइक पे चल रहे हैं, पाँव आपका घसाते रहेगा, देखिए ऋणात्मक वहां पे होता है। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। जब गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो किस प्रकार की कार्य करती है, धनात्मक कार्य करती है। नीचे उड़ता रहा है तो ऋणात्मक कर रहा है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान वेग पर। शक्ति का उपयोग किया जाता है बल और तीव्रता के लिए। नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा मात्रक की समानता होती है, दोनों कैसा मात्रक जूल होता है। जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो विद्युत ऊर्जा में। कौन सी शक्ति इकाई नहीं होती है, तो आपको टन। गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होती है, जब वेग बढ़ता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे कितने जूल के बराबर होते हैं, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऊर्जा रूपांतरण का सबसे उदाहरण है पंखा। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। किसी वस्तु पर लगने वाले विस्थापन ना हो तो वो शून्य होगा, ठीक है। ऐसे प्रणाली ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल। गतिज ऊर्जा का बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। कौन सी इकाई ऊर्जा नहीं है, तो न्यूटन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे साथियों। तो वस्तु को गिराने पर किस ऊर्जा को आपको रूपांतरण होता है, स्थितिज ऊर्जा। क्या शक्ति समय के साथ कार्य को दर्शाती है, हाँ। आप देखते होंगे हम जो शक्ति लगाते हैं कोई साइकिल चलाने में, कार के साथ क्या होता है, समय के साथ कार्य बदलती है। गतिज ऊर्जा द्विगुना के लिए क्या करना पड़ता है, वेग को आपको यहाँ पे अगर रूट कीजिएगा तो निकल जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शक्ति और ऊर्जा का संबंध क्या हो जाएगा। ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है, कैलोरीमीटर। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। सौर कुकर किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो आपका सौर ऊर्जा। कार्य का कोण किसके बीच बनता है, तो बल और विस्थापन। कौन सी ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है, नवीकरणीय ऊर्जा अनुकूल है। वाट का बल्ब 2 घंटे जलने पर कितनी होती ऊर्जा खत्म होगी, 0.2 किलोवाट, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर आपको मेरी लुसेंट सीरीज से जुड़ना है तो आपको बहुत सारा चीज बेनिफिट्स होगा, आप लुसेंट बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। अब हम लोग बात करते हैं मेरे साथियों, एक बात और हम बताना चाहते हैं। ये 50 क्वेश्चन क्या करते हैं, लुसेंट सीरीज होने के बाद डेली आपको ये 50 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, डिस्कशन करके। जैसे आपको क्वेश्चन पर ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, तो आभूषण के लिए निष्क का प्रयोग किया गया था। आभूषण के लिए निष्क का प्रयोग किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, निष्क सोने के आभूषण हार को कहते थे। यह मुख्य रूप से गले में पहने जाते थे। हालांकि बाद में उत्तर वैदिक काल में इसका उपयोग मुद्रा के रूप में होने लगा, लेकिन इसका प्राथमिक आपको संदर्भ में आभूषण ही मारिएगा आंसर, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में देखा गया है, तो ये आपको मुंडोकोपनिषद में
इसकी चर्चा की गई है मुंडोपनिषद में। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की जीत होती है और आदर्श वाक्य मुंडोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन से आप लोग के लिए किया जाता है, कितना चीज है। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र थे। हम पहले भी बताए हैं, ऋग्वेद में इंद्र को स्तुति पुरंदर का देवता कहा गया, जिसका अर्थ होता है टीलों को तोड़ने वाला। ठीक है, वर्षा युद्ध का देवता माना गया। ठीक है, वर्षा या युद्ध के देवता भी इन्हें माना गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक कहते जाते हैं? साम वेद को। जो क्वेश्चन आपको नोट्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा, उससे बेहतर चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। साम वेद को भारतीय संगीत के मूल स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद में ली गई है 1549 ऋचाओं का संग्रह है। यज्ञों के समय विशेष धुनों और ताल का साथ गाया जाता है। इसका पाठ करने वाले को उद्दाता कहा जाता है। याद रखिएगा, बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था का आधार था, क्या था? जन्म। ठीक है, याद रखना, जन्म। प्रारंभिक की अगर बात करते हैं, प्रारंभिक का वन व्यवस्था कर्म पेशा पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति अपने काम के आधार पर अपना वन बदल सकता था। लेकिन आपको हम क्या बोले, उत्तर वैदिक काल जब आया 1000 से 600 ईसा पूर्व आया, तो क्या राजा का बेटा राजा बनता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो श्याम अयस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, याद रखिएगा। और किस अयस जो है काला अयस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोहे के प्रयोग से कृषि और बस्तियों में विस्तार होने लगा। देखिए, अगर लोहा का खोज हुआ तो लोग क्या करने लगे? खेती बाड़ी करने लगे, अलग अलग हथियार बनने लगे, अलग अलग के उपकरण बनने लगे, बहुत सारा चीजें डेवलप हो गया। वैदिक काल में सभा और समितियां क्या थी? तो राजनीतिक संगठन थी। जो संगठन थे, सभा और समिति वैदिक काल में राजा की सलाह देने वाली सामाजिक राजनीतिक मामलों को अगर बात करते हैं संगठन थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? तो आपको ऋग्वेद में आपको अगर बात करते हैं मंडल, तो तीसरे मंडल में वर्णित किया गया, तीसरे मंडल। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा, रचना इसका विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सारी चीजें उसमें होती है। वैदिक काल में गोत्र शब्द क्या अर्थ था? तो एक ही कुल के लोगों को समूह क्या कहते थे? गोत्र कहते थे। नहीं बोला जाता तुम किस गोत्र का हो, किस कुल का हो। ठीक है, वंशज जो होते हैं। किस उपनिषद या अद्वैत दर्शन के बारे में बताया गया है? तो आपको विद्रानक उपनिषद के बारे में बताया गया। ठीक है, सबसे बड़े उपनिषद में से एक है, जिसे अद्वैत दर्शन, आत्मा और ब्रह्म की एकता के बारे में, विस्तार के बारे में बताया गया। वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला अनिवार्य कर क्या था? बलि था। ठीक है, याद रखना है, बलि एक स्वैच्छिक भेंट था, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य बना दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वेद में जादू टोना और रोगों के उपचार के बारे में बात की गई है? तो अथर्व वेद के बारे में बात की गई है, जादू टोना इन सभी के बारे में सर। और सबसे नया वेद भी है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में किसको वर्णित किया गया? सरस्वती को। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती को नमिता, नदियों का श्रेष्ठ और मातेतमा, माताओं का श्रेष्ठ कहा गया। इसकी सर्वाधिक पवित्रता की बात की गई है। नेक्स्ट, वैदिक काल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है आपको 7वें मंडल में। ठीक है, भरत जन, राजा सुदांश और आपका 10 राजाओं का संघ का था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में पनी किस वर्ग के लोग थे? व्यापारी लोग को पनी कहते थे। ठीक है, अच्छा, अक्सर धनवान और गाय को चुराने वाले लोग रूप में ही वर्णित किया गया है इन्हें। उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्ग में बटा था? 4 वर्णों में। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में हम जाकर के डीप में बुक में समझाएं, आप वहां जाकर के समझ सकते हैं। विभाजित था और विभाजन जन्म पे आधारित था। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? जिस 4 वर्णन है, तो 10वां मंडल में मिलता है। ठीक है, जिसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों की 4 है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में यहाँ पे सिद्धांत की वर्णन किया गया है। वैदिक काल में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया, गाय के लिए अधन्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रखिए, ना मारे जाने योग्य। ठीक है, अगर गाय को कोई मारता तो उन्हें मृत्यु दंड मिलता था, याद रखिएगा। वैदिक काल में यप शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया गया? जौ के लिए। मेन रूप से अगर बताया जाएगा, आपको पूछा भी जाएगा सबसे प्राचीन फसल कौन सा है, तो जौ ही बोलिएगा। ठीक है, गेहूं जौ। ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषद के शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप बैठना। ठीक है, बैठना, जिसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैदिक काल में विद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान। विद धातु से ही वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान होता है। अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये आपका वन में रहने वाले
तपस्वियों के लिए नियम कानून से ये संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैदिक काल में रीत का क्या अर्थ है? तो नियति का ब्राह्मणीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? तो गोहन। गोहन का शाब्दिक अर्थ है जिसके लिए गाय मारी जाती थी। तो अगर बात करें अतिथि के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि अतिथि के आगमन पर गाय का मांस परोसना एक सम्मानजनक प्रथा थी। ठीक है, क्या ही बताएं। वैदिक काल में नदीमता किस नदी को कहा गया? सरस्वती को कहा गया नदीमता। सबसे पवित्र नदी थी और आपको उपाधि सरस्वती नदी की थी। ऐसे आपका कार्य कैसा मतलब जूल होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित में कौन सा राशि अदिश है? तो कार्य। सदिश में हम आपको समझाए थे, जैसे कि वो वाला हो, बल हो, वेग हो, विस्थापन हो, ये सब सदिश हो जाएगा। ठीक है, अगर अदिश की बात करते हैं तो इसकी व्याख्या के बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों अदिश राशि है, अर्थात इनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, अदिश राशि में याद रखना है। आपको डीप में पढ़ना है, जाके पढ़ सकते हैं। एक जूल कितने बराबर होते हैं? एक जूल आपको कितने बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर, 1 वाट सेकंड, 10⁻⁷ अर्ग। एक मनुष्य को दीवार में धकेलना के लिए उसको विस्थापित नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। जब तक कोई वस्तु नहीं हिला, अपना परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो मानिए कार्य शून्य है। एक कुली अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार लेकर क्षैतिज खड़ा है, 100 मीटर चलता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल होगा। क्या होगा? 0 जूल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी वस्तु वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हिट कर देता है, डायरेक्ट देखिएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, और शक्ति का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया कुल बल द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। एक विद्युत मोटर ऊर्जा को किस ऊर्जा में आपको रूपांतरित? यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, विद्युत यहाँ पे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? हाफ kx²। स्प्रिंग में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान पंचवर्षीय योजना के विचार किस देश से ली गई? सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में संघीय अधिनियम ली गई है, कहां से? भारत का अधिनियम 1935 से। और भारतीय संविधान में 65 से 70% चीजों यहीं से लिया गया, याद रखिएगा ये पॉइंट को। भारतीय संविधान में विशेषाधिकार रीट किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। जैसे भारतीय संविधान प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आपको फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के विचार से लिया गया? आपको यूएसए से। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अधिनियम से? 1935। नेक्स्ट, भारतीय संविधान प्रस्तावना के विचार आपको अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मिलान कीजिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। ब्रिटेन से संसदीय, इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार पुलिस में पूछा गया, इसलिए हम डाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून, कैबिनेट, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, स्वतंत्रता, न्यायिक कला, आयरलैंड से नीति निर्देशक, डीपीएसपी, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब चीजें। नेक्स्ट, आपको देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन फिर ऐसे ही है। 1 का 3 कनाडा समवर्ती सूची लिया गया, जर्मनी से लिया गया आपातकालीन, सी का हो जाएगा 1 2 शासन रूस से, फ्रांस से आपको ये। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन कारक वाला एक क्वेश्चन है। कथन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिकी संविधान से लिया गया, और भारत में न्यायपालिका अमेरिका की तरह स्वतंत्र है, भारत में न्यायपालिका अमेरिका की तरह समान है। तो ये दोनों निष्कर्ष सही है। अगर बात करते हैं 49 का कथन की बात करते हैं, आयरलैंड में नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, भारतीय नीति निर्देशक तत्व केवल राज्य के मार्गदर्शक हेतु है। तो दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, याद रखिएगा डीपीएसपी। कथन यहाँ पे कथन वाला को भारत में स्वतंत्रता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, भारत में समानता का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता। तो ये दोनों सही है। ठीक है साथियों, तो आपको कैसा लगा? आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।